हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेमपाल सिंह गंगवार माय यूट्यूब चैनल टीच बाय पीपीएसजी में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे 11th केमिस्ट्री के लेसन 3 पर। और लेसन 3 में हमें तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों में आवर्तिता अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज पर चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण, तत्वों का जो क्लासिफिकेशन है वो आवर्ती होता है, जिसमें कि हम 3 लेसन है तो 3.1 से लेकर 3.10 तक बिंदु कुछ देखेंगे, जिसमें कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ेंगे, तत्वों के वर्गीकरण का महत्व जानेंगे, आवर्ती वर्गीकरण का कला अनुसार जो काल है, जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे विवरण जानेंगे। धातु क्या हैं, अधातु क्या हैं, उसके साथ में प्राउड की परिकल्पना, डोवेराइनर का त्रिक नियम, ड्यूमा की सजातीय श्रेणी, न्यूलैंड का अष्टक नियम, लोथरमेयर का वक्र, मेंडलीफ वर्गीकरण, आधुनिक आवर्त नियम तथा मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी और दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी तथा इलेक्ट्रॉनिक संरचना तथा आवर्त सारणी के विषय में भी पढ़ेंगे। साथ साथ में SPDF ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 100 से ज़्यादा है तो उस तत्व का IUPAC नामकरण कैसे करें। और साथ में SPDF ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुणों की तुलना करेंगे। आवर्त सारणी में तत्वों के स्थान का निर्धारण, धातुओं, अधातुओं और उपधातुओं के मुख्य लक्षण भी जानेंगे। और इसका जो दूसरा पोर्शन होगा, तत्वों के आवर्ती गुण, तत्वों के गुणों की आवर्तिता और उसका कारण, मुख्य आवर्ती गुणों का परिचय और उनमें आवर्तिता, प्रमुख आवर्ती गुणों का सारांश क्या है, प्रमुख आवर्ती गुणों का विस्तृत अध्ययन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें कि तत्वों का वर्गीकरण क्या है। तत्वों का वर्गीकरण कह रहा है क्या है, समान गुणों के तत्वों का एक ऐसा ग्रुप जिसमें रखकर उनकी अध्ययन आसानी से हम कर पाएँ, इसे करने के लिए वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण में इसका महत्व क्या है, तत्वों का उनके वर्गीकरण का क्या महत्व है, तो इस पर हम बात करेंगे कि इसका क्या महत्व है। केमिस्ट्री का जब उदय हुआ उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या बहुत कम थी, बट धीरे धीरे इन एलिमेंट्सों की, इन तत्वों की संख्या बढ़ती चली गई, जिस कारण तत्वों का अलग अलग स्टडी करना बहुत कठिन हो गया। इन तत्वों के क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित अध्ययन के लिए इनका वर्गीकरण जरूरी हो गया। तो आइए जानें कि वर्गीकरण का मतलब, जो तत्व रासायनिक गुणधर्मों में समान हो उन्हें एक ही ग्रुप में रखा जाए। अब तक 117 अर्थात 117 तत्वों की खोज हो चुकी है। इनमें से लगभग 92 एलिमेंट नेचर में फ्री एंड कंबाइन स्टेट, इनकी फ्री यानी संयुक्त और मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और शेष एलिमेंट तत्व वैज्ञानिक और कृत्रिम विधियों से बनाए गए हैं। बट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 16 अक्टूबर 2006 तक 117 तत्वों की खोज हो चुकी। परमाणु क्रमांक 117 का तत्व संश्लेषित नहीं हुआ, जबकि परमाणु क्रमांक 118 का तत्व ज्ञात है। इसका दूसरा बिंदु यह है कि टेक्नीटियम, जिसका परमाणु क्रमांक 43 होता है, प्रतीक उसका TC होता है,
और प्रोमीथियम जिसका परमाणु क्रमांक 61 होता है और जिसका प्रतीक Pm होता है, प्रकृति में नहीं पाए जाते। सर्वप्रथम तत्वों को मेटल और नॉन मेटल में क्लासीफाई किया गया, जो सफल नहीं हुआ। इसके बाद प्राउड साहब ने 1815 में अपनी परिकल्पना दी, डोबेराइनर ने 1827 में दी, ड्यूमा सर ने 1853 में दी, न्यूलैंड ने 1863 में, लोथरमेयर ने 1869 में और उसके बाद मेंडलीफ ने 1869 में। इन वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण की दिशा में अनेक प्रयत्न किए, बट प्रयास पूर्णतः सफल नहीं हो सके। तो इसमें हमारा जो दूसरा बिंदु था कि आवर्ती वर्गीकरण का काल अनुसार विवरण। उसमें विवरण में सबसे पहले बात रही कि धातु और अधातु का विभाजन। धातु अधातु का विभाजन तो सबसे पहले बर्जीलियस ने तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर धातु अर्थात मेटल, अधातु अर्थात नॉन मेटल में डिवाइड किया, बट ये विभाजन अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो सका, क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो धातु होते हुए भी अधातु के गुणधर्म दिखाते हैं, जैसे आयोडीन और ग्रेफाइट में धात्विक चमक होती है, परंतु ये दोनों अधातु हैं। मरकरी अर्थात Hg साधारण ताप पर द्रव है, फिर भी धातु वर्ग अर्थात मेटल ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन और ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए, अधातु होते हुए भी विद्युत के सुचालक हैं। ठीक उसी प्रकार से लिथियम और सोडियम Li एंड Na धातु होते हुए भी हल्के तत्व, जबकि धातुएं भारी होती हैं। कुछ तत्व, कुछ एलिमेंट धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं, जैसे कि आर्सेनिक As, एंटीमनी Sb। इन तत्वों को उपधातु अर्थात मेटलॉइड का नाम दिया गया। उसके बाद प्राउड ने अपनी परिकल्पना को रखा। प्राउड ने 1808 में जॉन डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसका प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने 1808 में किया था। उन्होंने कहा था, परमाणु द्रव्यमानों की एक सूची भी प्रकाशित की थी, जिसके बेस पर प्राउड ने 1815 में अपना एक थॉट दिया, जिसमें कहा कि सभी एलिमेंट हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बने हैं और इसीलिए वे परमाणु भार द्वारा एक दूसरे से संबंधित हैं। चूँकि तत्व का परमाणु द्रव्यमान केमिकल रिएक्शन में कोई चेंज नहीं लाता या उसका द्रव्यमान बिल्कुल नहीं बदलता, इसलिए एटॉमिक मास को एलिमेंट का मौलिक गुणधर्म निर्धारित किया गया। बताया गया कि परमाणु द्रव्यमान किसी भी तत्व का मौलिक गुण होता है। प्राउड की ये हाइपोथेसिस, ये परिकल्पना अधिक दिन तक नहीं चली, क्योंकि जल्द ही इस बात का उन्हें पता चल गया कि अधिकांश जो तत्व हैं उनके परमाणु द्रव्यमान पूर्णांकों में हैं या नहीं, परमाणु द्रव्यमान पूर्णांकों में नहीं है। फिर भी इस परिकल्पना ने तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकरण के विचार को एक जन्म दिया, जिसके बाद सी बिंदु हमारा जो कहता है कि डोबेराइनर का त्रिक नियम। तो इन्होंने क्या कहा, 1827 में डोबेराइनर ने समान तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में नियमितता पाई। इन्होंने समान गुण वाले तत्वों को एक त्रिक बनाए, ट्रेड्स बनाए, तीन तीन तत्वों के समूह बनाए और अपना थॉट दिया। इन्होंने क्या थॉट दिया
कि जब समान गुण वाले सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एटॉमिक मास के वृद्धि क्रम अर्थात बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास पहले और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का समांतर माध्य होता है। अर्थात इन्होंने कहा कि प्रथम एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का अगर हम एटॉमिक मास को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें तो मिडिल एलिमेंट अर्थात दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास निकल आता है। इसी प्रकार से इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को रखा। इन्होंने लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास लिए, जिसमें लिथियम का एटॉमिक मास 7 था, पोटेशियम का 39। इन दोनों को इन्होंने जोड़ा, 2 से भाग किया तो इसमें भाग करने पर 23 विभाजन आया, जो कि सोडियम का परमाणु क्रमांक था। इसी प्रकार क्लोरीन आयोडीन को जोड़ा तो ब्रोमीन का निकला, कैल्शियम और बेरियम को जोड़ा तो स्ट्रेंशियम का निकला। इसी प्रकार फास्फोरस और एंटीमनी को जोड़ा तो आर्सेनिक का निकला। लेकिन इसमें धीरे धीरे अंतर आता चला गया। ऐसे त्रिक नहीं बनाए जा सके, इसलिए डोबे-रायमर का ये त्रिक सिद्धांत सफल नहीं हो सका। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते चले गए और इनका जो त्रिक था वो बिगड़ता चला गया, क्योंकि मध्य वाले एलिमेंट का जो परमाणु क्रमांक होना चाहिए वो पहले और तीसरे का बिल्कुल समांतर माध्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर इनके बाद में डी बिंदु पर जो रखा है ड्यूमा की सजातीय श्रेणी। ड्यूमा की सजातीय श्रेणी, ड्यूमा ने क्या कहा? ड्यूमा ने 1853 में अपना थॉट दिया। इन्होंने कहा कुछ एलिमेंट के परमाणु द्रव्यमानों में सजातीय श्रेणी के ये संबंध होता है। कैसे? जैसे इन्होंने नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को उठाया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक जो मास था वो 14 था, तो इन्होंने 14 को ए मान लिया, और फास्फोरस का 31 था, तो इन्होंने 14 वाले जो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास था वो 31 में से लेस किया, तो इन्हें प्राप्त हुआ 17, जिसे इन्होंने बी मान लिया। तो ए प्लस बी बराबर फास्फोरस को दिया। इसी प्रकार से आर्सेनिक को, इसी प्रकार से एंटीमनी को, इसी प्रकार से बिस्मिथ को। तो इन्हें एक क्रम प्राप्त हुआ। ए पहले आया, फिर ए प्लस बी आया, फिर ए प्लस बी सी आया, फिर ए प्लस बी प्लस 2C आया, फिर ए प्लस बी प्लस 4C आया। बट ये मेथड से सारे एलिमेंट को क्लासीफाई नहीं किया जा सका, इसलिए ड्यूमा का क्लासिफिकेशन का ये प्रयास भी क्या हो गया? विफल हो गया। इसी क्रम में न्यूलैंड के अष्टक नियम, न्यूलैंड के अष्टक नियम में यानी 1863 में इन्होंने अपना नियम दिया था, और उस समय 63 एलिमेंट थे, और उन तत्वों को उन्होंने 8-8 के ग्रुप में वर्गीकृत किया, क्लासीफाई किया और अष्टक नियम का प्रतिपादन किया। इस रूल्स के अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा, अगर तत्वों को उनके परमाणु, उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में रखा जाए, तो प्रत्येक तत्व अपने 8वें तत्व के समान गुणधर्म वाला होगा। जैसा कि संगीत सुर में 8वां स्वर प्रथम स्वर से समानता रखता है। तो इन्होंने सा रे गा मा पा धा नी सा को रखा, और तत्व रखे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। फिर उन्होंने उनके परमाणु द्रव्यमान 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19 इस तरीके से रखकर तो इन्होंने ये बताया, ये सिद्ध किया कि हर एक 8वां तत्व पहले तत्व से समानता रखता है। ठीक उसी प्रकार से ऐसे ध्वनि संगीत में सा रे गा मा पा धा नी सा होता है, तो नी तक तो अलग होते हैं, लेकिन सा फिर पहले स्वर से समानता रखता है। इस प्रकार लिथियम से स्टार्ट करके 8वां तत्व सोडियम आता है, और इन दोनों तत्वों के गुणधर्म समान हैं। इस नियम की सीमाएं ये हैं कि अज्ञात तत्वों के लिए इस क्लासिफिकेशन में कोई स्थान सुरक्षित नहीं रखा गया।
अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को ये नियम लागू नहीं होता। कुछ समान गुणधर्म वाले तत्व एक साथ रखे गए थे। उत्कृष्ट गैसों की खोज के बाद ये विफल हो गया, क्योंकि अब नया तत्व प्रथम तत्व के समान तत्व था, न कि आठवां। उसके बाद हमारा अगला बिंदु आता है हमारा लोथर मेयर। लोथर मेयर का वक्र। लोथर मेयर वक्र में बताया गया कि इन्होंने एक कर्व दिया, और ये कर्व उन्होंने 1869 में दिया, और इन्होंने बताया कि तत्वों के गुणधर्मों का परमाणु आयतन का मतलब है कि द्रव्यमान बटे घनत्व के बीच एक घनिष्ठ संबंध होता है। उसने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और परमाणु आयतन के बीच एक ग्राफ खींचकर बताया कि समान गुणधर्म वाले तत्व इस वक्र पर समान स्थितियों पर आते हैं। इस प्रकार परमाणु द्रव्यमान की वृद्धि के साथ परमाणु आयतन में नियमित समानता अर्थात आवर्तिता पाई जाती है। इस वक्र की विशेषता निम्न प्रकार थी। इस जो प्रबल विद्युत धनी तत्व वक्र के शिखर पर आएंगे, यानी कि शीर्ष पर रहेंगे, और दूसरे बिंदु अर्थात इन्होंने कहा कि ऋण विद्युतीय तत्व जो वक्र होगा उसके चढ़ते हुए भाग पर आएंगे, और आठवें समूह के जो तत्व होंगे वो वक्र के निचले हिस्से पर स्थित रहेंगे। इस प्रकार इन्होंने अपने वक्र को प्रस्तुत किया। फिलहाल हम आज के इस वीडियो को लंबी ना करते हुए लोथर मेयर वक्र तक ही पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम मेंडलीफ का वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। थैंक्स।